एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेजन पागलों की तरह उन सन पम्पकिन स्वीट पोटैटो को ढूंढ रहा था। वो इतना ज्यादा परेशान होता है ढूंढते हुए कि वो अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं न्यू प्लांट उगाने वाला था और मैंने उस सन पम्पकिन को स्वीट पोटैटो को इसी ग्रीन ऑक्सीफाई ऑनियन के अंदर रखा था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि क्या पता कि थियो ने इसे उठा के रखा होगा, तो वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और उसे लगता है कि क्या पता थियो ने उसे उठा के दूसरी जगह हार्वेस्ट करके रख दिया होगा। लेकिन वो जब लड़का आएगा तो मैं उसे बहुत ज्यादा पिटाई दूंगा, क्योंकि फिलहाल मैं एक या दो का भी ट्राई करना चाहता था। तभी उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है। वहाँ पर लिखा होता है कि सीड स्टोर ओपन हो गया है। सीजू ने बात भूल ही चुका था लगभग, लेकिन जब उसे सिस्टम के थ्रू ये बात पता चलती है तब वो देखना चाहता था कि इस बार कौन सा सीट उसे मिलने वाला है। अब सिस्टम उसे बताता है कि सेजुन का लेवल अभी उतना ज्यादा लेवल अप नहीं हुआ, इसलिए सेजुन मिनिमम ही सीट को स्टोर कर सकता है, यानी कि खरीद सकता है। उसे हमेशा की तरह 5 टावर कॉइन देना पड़ेगा। और तभी उसके सामने की स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि सेजुन अगर एक फ्लेम बीन खरीदेगा तो उसे 5 टावर कॉइन देना पड़ेगा। तो स्ट्रॉबेरी सीड अगर खरीदेगा तो उसे 0.5 टावर कॉइन देना पड़ेगा। अगर 20,000 कैरेट सीड अगर सेजुन खरीदता है तो उसे इस बात में 4 टावर कॉइन देना पड़ेगा। और लास्ट में उसे सिस्टम बताता है कि अगर सेजुन 5 च्यूवन पेपर सीड अगर खरीदता है तो सेजुन को 0.5 टावर कॉइन देना पड़ेगा। अब सेजुन बड़े दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि उसने पहली बार फ्लेम सीड का नाम सुना होता है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक फ्लेम बीन की कीमत 5 टावर कॉइन होती है। अब ये देख के सेजुन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वैसे तो उसके पास बहुत ज्यादा टावर कॉइन थे, लेकिन बात वो नहीं थी, क्योंकि एक फ्लेम बीन की कॉइन 5 टावर कॉइन था जो कि वो देने में हिचकिचा रहा था। अब सेजुन कहता है कि वो उसे बाय तो कर सकता है, लेकिन वो पूरा बाय नहीं कर सकता। अगर वो बिना जाने ही अगर बहुत सारा फ्लेम बीन सीड खरीद लेगा तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। इसलिए सेजुन सोचता है कि जो चीज मैं नहीं जानता उसे मैं खरीद कर क्या करूंगा। वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा खरगोश है और उन खरगोशों को खाना देने के लिए मुझे अभी कैरेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं कैरेट ही खरीदूंगा। इसलिए वो कैरेट, स्ट्रॉबेरी और च्यूवन सीड बाय कर लेता है। अब वे तीनों बाय करने के बाद उसके अकाउंट से टोटल 5 टावर कॉइन ही कटते हैं। सेजन 50 सीडी स्टोर से मैनेज करने के बाद उसके जो पॉइंट होते हैं वो एक्चुअल में 65 सी स्टोर में मैनेज हो जाते हैं, इसलिए वो टॉप लिस्ट में आ जाता है। इसलिए उसे टावर यानी कि सिस्टम उसे थैंक यू बोलता है इतना सारा सीड खरीदने के लिए। अब इसे पाकर सेजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो खुद से स्ट्रॉबेरी और च्यूवन पेपर को टेस्ट कर सकता है। जिसके बाद वो रेबिट डैड को बुला के सीट को दिखाते हुए कहता है कि उसने इस बार और भी बहुत ज्यादा कैरेट सीट को खरीदा है और उसे वो दे देता है। और रेबिट डैड को कहता है कि जल्दी जल्दी इसको प्लान करते हैं, और ये काम वो रेबिट डैड को वो छोड़ देता है। क्या रेबिट डैड उसे कर पाएगा? रेबिट डैड उसे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ये काम अकेले ही कर लेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गैंगम सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं। वो कहता है कि बहुत दिन हो गया मैं रेफ्रिजरेटर से बाहर ही नहीं निकला हूँ, और इतने दिन के बाद में इससे बाहर निकलने के बाद जब मैं टावर के ऊपर से सब सिटी को देख रहा हूँ तो इसका व्यू काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो अपने साथी सीओ से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो मैं कह रहा हूँ अच्छा है? वैसे उसका चेहरा देख कर तो नहीं लगता कि वो उससे बात से एग्री था, इसलिए वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझसे ऐसा फालतू बकवास मत किया करो। वैसे मुझे जितना दूर पता है कि तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम बाहर आउटसाइड आके बाहर इतनी सारी धूप सेको, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर तुमने अपने गार्ड को नीचा दिखाने की कोशिश किया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा फ्लेम वाला कर्ज फिर से तुम पर हावी हो सकता है, तो मुझे इस बारे में मत पूछो। और प्लीज तुम घर के अंदर जाओ और अपने आप को सेफ रखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस बंदे का नाम है हान तेजुन और ये चार सीयू का स्टूडेंट है। मास्टर मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम आजकल मेरा मूड खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, क्या तुम छोड़ रहे हो बताओ? हान तेजुन कहता है कि अच्छा बताओ आप ये सब चीजें कहाँ से सीख रहे हो? अभी मास्टर हान तेजुन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि हम लोग वंडरिंग मर्चेंट गेट के साथ एक डील करने वाले हैं, और क्या डोंगजिक अभी भी 37 फ्लोर पर अटका है? हान तेजुन कहता है कि हाँ डोंगजिक अभी भी 37 फ्लोर पर ही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 38 फ्लोर पर जो बॉस मॉन्स्टर है उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि उसने वाइपआउट पर अपना बसेरा बना रखा है, और उन मॉन्स्टर के पास एक जहरीली गैस है जिसकी चपेट में आने से लोगों को बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है, और ये मैजिक से भी खत्म नहीं हो रहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो स्पाइडर है वो काफी ज्यादा जहरीली है,
अगर उस वाइट बोर्ड के पास जाना है तो पूरे स्पाइडर की टीम को हराना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा जहरीली होती है, लेकिन उन्हें हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है और ना ही वहां तक पहुंचना। अगर वहां तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले उन मकड़ियों का ब्लड से एक अच्छा सा सीरम या फिर डीएनए कुछ टाइप का बनाना पड़ेगा, जो कि दवा की तरह काम करेगा। और अगर उससे भी काम ना चले तो एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि इस तरीके से मेडिसिन बना सकता है, लेकिन अभी के टाइम पर इस तरह के इंसान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब तेजुन की बात सुनने के बाद मास्टर कहता है कि अच्छा बात यह है, यानी कि अभी तक वो इलाका पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन क्या तुम सेजुन की फैमिली का रखवाली कर रहे हो? और डोंगसी की वजह सेजुन की फैमिली से कौन कौन गया है टावर के अंदर? और आजकल जो रिपोर्ट चली है उसके हिसाब से अभी क्या चल रहा है, क्या कुछ गलत हो रहा है? यहाँ पर तेजुन कहता है कि जो सेजुन की फैमिली थी वो होंगडंग में शिफ्ट हो गई है और अभी वो फैमिली पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खुश है और पहले जैसे जीते थे अभी भी वैसे ही जी रहे हैं। और अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी ले और साथ में वो लोग चौकन्ना भी रहते हैं और अपनी लाइफ को आराम से जीने की कोशिश कर रहे हैं। और उन लोगों ने अपने लिए एक खुफिया बॉडीगार्ड भी तैयार कर रखा है। लेकिन हाल फिलहाल एक गुप्त सूचनाओं से पता चली है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो कि खुफिया तरीके से उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ संस्थाएं तो ऐसी है जो कि सेजुन के भाई शेरुल के पास पहुंचने के लिए नाकाम कोशिश करे, लेकिन उन लोगों ने बिना किसी ज्यादा मेहनत किए उन सारी प्रॉब्लम को हल कर दिया। अब ये फनी बात और गहरी बात सुनकर मास्टर जोजो से हंसने लगता है, लेकिन तभी उसे जोर जोर से खड़ास आने लगती है और उसकी पूरी बॉडी पेन करने लगती है। तभी वो अपने जेब से चेरी टमाटर निकालता है और उसे खाने लगता है। अब इसे देखकर हान तेजुन कहता है, मास्टर क्या ये चेरी टमाटर था? मास्टर उसे बताता है कि हाँ ये चेरी टमाटर था और इसे खाने के बाद मेरी जो फ्लेम है उसके अंदर काफी ज्यादा काबू पाया जा सकता है। जिस तरीके से काम करता है वो काबिल तारीफ है और फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम करेगा, मुझे अच्छे से पता है, और ऊपर से इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। वो कहता है कि मुझे बिलीव है कि पार्क सेजुन एक ऐसा बंदा है जो कि कोरिया में रहकर कोरिया सिटी का पूरा भलाई कर सकता है। मुझे उसके ऊपर पूरा बिलीव है, वो कोरिया को एक दिन बदल देगा। जिसके बाद मास्टर वहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है कि जब तुम्हारा सीनियर टावर से बाहर आए तो उसे कहना, तब तुम उसे कहना है कि मास्टर सेजुन से मिलना चाहते हैं और वो तुम्हारा सीनियर सेजुन को मेरे ऑफिस में लेके आए। तब तक लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय बाय। अब हान तेजुन इसकी एटीट्यूड देख के थोड़ा सा शौक होता है और उसे कहता है कि क्या चेरी टमाटर से आपका फ्लेम कम हो सकता है? अगर ऐसी बात है कि इस टमाटर से या फिर सेजुन की तरीके से जो आपका कर्ज है वो खत्म हो सकता है तो डोंगसिक जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, मुझे उन पर जरूर बिलीव है। और टावर की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे डोंगसिक पर पूरा भरोसा है। इस फ्लेम को खत्म करने के लिए और इस कर्ज को खत्म करने के लिए डोंगसिक किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिसका बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगसिक को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा था। सारे लोग उसी मॉन्स्टर के ऊपर लगे पड़े थे क्योंकि वो मॉन्स्टर बॉस मॉन्स्टर था, वो काफी ज्यादा खतरनाक था। डोंगसिक उनको लीडर करता है, लेकिन तभी उनका टीम में से बंदा डोंगसिक के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि टीम लीडर डोंगसिक आपके पीछे देखिए खतरा है। अब डोंगसिक जब पीछे मुड़ता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसके पीछे तो एक बहुत बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर पड़ा है। अब एक बार में अब शायद से डोंगसिक ना बच पाए, उसे लगा था कि अब शायद से वो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि सुहा उसके आगे आ जाती है और डोंगसिक को पीछे ढकेल देती है और उस मॉन्स्टर का हमला अपने ऊपर ले लेती है और किसी भी तरीके से उस मॉन्स्टर को डॉज तो करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर का नुकीला जो हाथ होता है वो सुहा के गालों में थोड़ा सा कट कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा जहरीला होता है। अब लड़ाई करते करते सुहा का पॉइंट मिलता है और उसके बाद वो अपने तलवार को बाहर निकालती है और सीधे उसके मेन पॉइंट पर मार देती है, जिससे वो मॉन्स्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। सारे लोग यहाँ पर राहत की सांस लेते हैं। डोंगसिक कहता है कि सुहा क्या तुम ठीक हो? लेकिन उन्हें मालूम पड़ता है कि सुहा को जो कट लगी थी वो एक तरीके का पॉइजन था और उस पॉइजन से सुहा बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। अब इसी पॉइंट पर उस टीम का हीलर को बुलाया जाता है और जल्दी से सुहा को हील करने के लिए कहा जाता है। अब इस टीम के दो हीलर होते हैं जो कि सुहा के ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक हीलर कहता है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक ये सब नहीं कर सकते क्योंकि सुहा को बॉस मॉन्स्टर ने कट लगाया है और इसकी जो पॉइजन है वो काफी ज्यादा तेज है और हम अपनी पावर से बस इसके फैलने के लिए रोक सकते हैं, लेकिन इसको कम नहीं कर सकते। डोंगसिक अपने बकेट में देखता है कि उसमें एक भी एंटीडोट नहीं है, सारे एंटीडोट यूज हो चुके हैं और अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो अब डॉक्टर के पास जाए। और अब इस मौके पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अब वो करे तो करे क्या। तभी हमें देखने को मिलता है उसी वक्त थियो आ जाता है और वो डोंगसिक को कहता है कि डोंगसिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ट्रेडिंग प्लेस पे होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
अब डोंगसी के बात सुन के याद करने लगता है। वो कहता है मैं तो भूल ही गया था कि आज ट्रेडिंग डे है। वो डोंगसी को कहता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा लेट कर रहे हो। तभी उसकी नजर सोहा की ओर जाता है, जो कि देखता है दो हीलर उसे हील कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो बेहोश थी। लेकिन अभी तक उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सोहा के पास जाता है और उसके पास जाके कहता है, लेकिन ये सोई क्यों है? क्या आज ये मेरी पिक्चर क्लिक नहीं करेगी? हे सोहा, जल्दी से उठो और मेरी फोटो लो। सोहा दर्द के मारे कहरा रही थी और वो अपने मन में कुछ कुछ बदबदा रही थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहती है। तब डोंगसी थियो को बताता है कि सोहा पॉइजन स्पाइडर के पॉइजन से पॉइजनस हो चुकी है। ये बात सुनकर थियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोहा को कहता है कि तुम सोई रहो, हिलना डुलना बंद करो, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगेगी। हमें देखने को मिलता है कि सोहा बड़ी प्यार से थियो को पकड़ी हुई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। डोंगसी कब थियो से कहता है कि अब इतनी छोटी सी उम्र में क्या सोहा अपनी लाइफ को कुर्बान करने वाली है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्यारी बच्ची है। क्या तुम्हें पता है क्या आसपास कोई एंटीडोट का कोई दुकान है, या फिर ऐसा कोई जगह जहाँ पर इस जहर का तोड़ हो? थियो सोहा के गाल को पकड़ते हुए कहता है, लेकिन आसपास तो कोई भी ऐसा डॉक्टर या फिर किसी जगह नहीं है जहाँ पर एंटीडोट मिल सके। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि उसे कुछ तो याद आता है। वो तुरंत अपने बैग के पास जाता है और अपने बंडल में से कुछ चीजें निकालता है। वो एक ऑक्सीफाई ऑनियन लीफ था। अब डीऑक्सीफाई ऑनियन को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद डोंगसी उसे चेक करने लगता है। स्टेटस में उसे पता चलता है कि ये ऑनियन बहुत ज्यादा अच्छा है और इस ऑनियन की मदद से किसी भी पॉइजन चीजों को मात दिया जा सकता है। लेकिन अभी भी इसका ग्रेड डी है, लेकिन ये काम कर सकता है और ये काफी अच्छा चीज है। अब डोंगसी कहता है क्या डीऑक्सीफाई पॉइजन जो है वो क्या स्पाइडर पॉइजन को मात दे सकता है? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, चलो इसे ट्राई करते हैं। जिसके बाद वो सोहा के पास जाता है और उसे खाने को कहता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सोहा उसका एक टुकड़ा लेके चबाने लगती है। हम देखते हैं कि सोहा जैसे उस अनियन लीफ को पूरी तरीके से चबाती है, उसका घाव भर जाता है और उसका जो पॉइजन होता है वो भी कट जाता है। वो तुरंत उठ के बैठ जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी फ्री हो चुकी है और ना ही मेरी बॉडी में कोई दर्द है और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे मुझे चक्कर आ रही हो। थियो सोहा को देख के कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक न्यू रियल लाइफ मिली है। सोहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और थियो को पकड़ के गले लगा लेती है। वो कहती है कि मुझे पता था तुम बेस्ट कैट हो, तुम्हारी वजह से मुझे और एक न्यू लाइफ मिली है, थैंक यू सो मच। थियो कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, बदले में तुम मुझे 5 टावर कॉइन दे दो, इतना बड़ा काम जो मैंने किया है। अब इसे देखकर सोहा कहती है तुम तो बहुत बड़े गद्दार निकले, विलेन कहीं के। अब डोंगसी थियो से पूछता है कि तुम्हें ये डीऑक्सीफाई ग्रीन अनियन कहाँ से मिला? थियो उसे कहता है कि ये तो हमारे गार्डन से है, जो कि हमने न्यू क्रॉप किया है बेचने के लिए। वे सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि थियो अभी इस ग्रीन डीऑक्सीफाई अनियन को भी बेचने के लिए तैयार कर रहा है। अब डोंगसी इस ग्रीन अनियन को देखने लगता है और कहता है कि अगर एक ग्रीन अनियन हमारे पास होगा तो हम 38 फ्लोर ऐसे आसानी से क्लियर कर देंगे, और अगर ये भी चीज हमारे पास होगा तो हम डबल तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे कि मुझे पता है कि थियो एक गोल्डन कैट है, जो कि सबसे बेस्ट गोल्डन कैट है, और उसे घूर के देखने लगता है। थियो उसे कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हो? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो एपिसोड 61 की शुरुआत में डोंगसी का थियो से पूछता है कि ग्रीन ऑक्सीफाई अनियन क्या चीज है। थियो उसे बताता है कि एक न्यू तरह के फसल है जो कि अब वो बेचने वाला है। अब ये सुनकर कि थियो एक न्यू तरह की फसल अब बेचने वाला है, उसके सारी टीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और डोंगसी उस अनियन को अच्छे से घूर घूर के देखने लगता है। अच्छे से निहारने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि अगर एक ग्रीन अनियन उसके पास होगा जो कि जहर निरोधक है, और यानी कि जहर को काट सकता है, तो क्या होगा, उनकी टीम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और वो लोग 38 फ्लोर पर बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाएंगे। वे सोच कर खुश होने लगता है और थियो से पूछता है कि थियो के पास कितना ज्यादा डीऑक्सीफाई ग्रीन अनियन है। थियो उसे बताता है कि उसके पास फिलहाल तो 100 है। अब ये सुनकर डोंगसी बहुत ज्यादा खुश होता है और थियो से कहता है कि ठीक है, फिर तो वो सारा अनियन को खरीदना चाहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है और डोंगसी को रोकते हुए कहता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर बेसिक एथिक का मेंबर आता है और वो डोंगसी से कहता है कि फोनिक्स गिल्ड के मेंबर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कुछ करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? ये जो तुम करने जा रहे थे बहुत ज्यादा गलत था। तभी मैं सोचूं कि वंडरिंग मर्चेंट घर हमारे पास पहुंच क्यों नहीं रहा इतने दिन से। तुम्हें पता है ना, तुम नेताओं के बीच में जाकर पिसने वाले हो और तुम उनके विरुद्ध खड़े होने जा रहे हो।
अब डोंगसिंग ने देख के तो हैरान हो ही जाता है क्योंकि ये विज़र्ड गिल्ड के मेंबर थे और ये रॉयल नाइट्स थे। अब डोंगसिंग अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा घबराता है और वो सोच रहा था क्या इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर है, लेकिन इनको पता कैसे चला? क्या ये लोग छुप छुप के हमारे ऊपर नजर रख रहे थे? और अब तो हमारी लग गई क्योंकि ये लोग हमें कुछ भी अच्छे से खरीदने नहीं देंगे। जिसके बाद वो नाइट थियो को धमकाते हुए कहता है कि वो अंडरिंग मर्चेंट कैन, तुम अगर ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। तुम एक ही टीम को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और उन्हीं को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, बाकी की टीम तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम बहुत जल्दी सारे कस्टमर को खो दोगे। अब डोंगसिक इन सब को देख के काफी ज्यादा परेशान तो होता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ग्रीन अनियन और चेरी टमाटर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सेजून और थियो से ही खरीदी जा सकती है। लेकिन जब भी यहाँ पर कुछ बेचनी या फिर कोई चीज की बारी आती है तब सारे लोग मिलकर थियो को ही घेर के रखते हैं, क्योंकि अभी के लिए फिलहाल वो इकलौता मर्चेंट है जो कि ये सब चीजें बेच रहा है और उसकी रेपुटेशन की बात है। अगर मैं उसे इन सब के सामने अपने हिसाब से बात करूं तो थियो की रेपुटेशन के ऊपर सवाल आ जाएगा, फिर उससे तरह तरह के सवाल किए जाएंगे और क्या पता हो कि थियो की रेपुटेशन और उसकी कस्टमर भी कम हो जाए। इसलिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन थियो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता उनकी बात सुनने के अलावा, और हमें देखने को भी मिलता है कि थियो इन सब को लेकर काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। अब थियो काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद वो सबको बताता है कि वो पहले जैसे सब चीजों का नीलामी करता था वैसे भी अब वो अनियन के टाइम में ही करेगा। क्या किसी को इस बात के लिए दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो वो लोग बता सकते हैं, लेकिन सब लोग इसकी बात के लिए मंजूरी दे देते हैं। जिसके बाद थियो अपनी बंडल से चीजें निकालने लगता है और कहता है ठीक है, फिर नीलामी के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो ग्रीन अनियन और चेरी टमाटर बाहर निकालता है और वो चेरी टमाटर को सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन इस बार के चेरी टमाटर कुछ अलग थे क्योंकि इस बार थियो ने ग्रेड सी का चेरी टमाटर लेके आया था और ये कुल मिलाकर 600 थे, जो कि सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि ग्रेड सी बहुत ज्यादा होता है। अब इससे पहले कि सब लोगों को ग्रीन अनियन को लेकर झटका लगता, सब लोगों को ये सुन के हैरानी होती है कि ग्रेड डी चेरी टमाटर अब ग्रेड सी में तब्दील हो चुका है। सब लोग आपस में बात बनाने लगते हैं कि यह कैसे हो रहा है, क्योंकि 1 महीना भी नहीं हुआ और अब ग्रीन अनियन आ गया। और उससे भी खतरनाक बात यह थी कि 1 महीने पहले जो मैजिक चेरी टमाटर थे वो ग्रेड डी के थे, लेकिन अचानक से वो ग्रेड सी हो गए। इतना जल्दी कैसे हो रहा है? अब इससे पहले लोग और कुछ सोचते हैं, एक बंदा वहाँ पर बोली लगा देता है 350 टावर कॉइन। अब ये देख के डोंगसिक और उस दूसरे गिल्ड का जो नाइट होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब वो लोग कुछ ज्यादा सोचते, हमें देखने को मिलता है कि सब अपने अपने लिए यहाँ पर बोली लगाने लगते हैं। अब यहाँ पर सब लोग अपने लिए बोली लगा रहे थे, कोई किसी की बात नहीं सुनता। यहाँ पर डोंगसिक हैरान हो जाता है और सबको कहता है कि है सुनो, यहाँ पर और भी सारे लोग हैं, सबके लिए कुछ न कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपने ही मत सोचो। लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता और सब अपने में लगे रहते हैं। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थियो ने सारे चेरी टमाटर को बेच दिया था। सब चेरी टमाटर लेके काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन अब थियो अपने बंडल से ग्रीन अनियन को निकालता है और कहता है कि अब इसकी बारी है कि अब वह सेल्ड आउट होगा। दूसरी तरफ डोंगसिक गुस्से में लाल पीला हो रहा था और उसे थियो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे छुपा नहीं सकता, क्योंकि डोंगसिक और उसके गिल्ड के मेंबर को इन ग्रीन अनियन को बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए डोंगसिक गुस्से में आग बबूला होकर 135 टावर कॉइन का बोली लगाता है। तभी वो नाइट 135 टावर कॉइन का बोली लगाता है, जिसे सुनकर डोंगसिक और भी चिढ़ जाता है और गुस्से में 155 टावर कॉइन का बोली लगाता है। अब इससे पहले कि वो दूसरे गिल्ड का जो नाइट होता है वो बोली लगाता है, यहाँ पर थियो एक चालाकी करता है। वो फटाफट कहता है कि किसी और को बोली लगाना है तो जल्दी बताओ, और वो 3 2 1 गिनती करता है और सेल्ड आउट कर देता है। यानी कि अब 100 ग्रीन अनियन अब यहाँ पर डोंगसिक को मिल चुकी थी, जो कि डोंगसिक भी सुन के हैरान हो जाता है। डोंगसिक हैरानी के साथ खुश भी होता है क्योंकि उसे पैसे ज्यादा लगे तो लगे, लेकिन इस बार वो हारा नहीं इस बैटल में। लेकिन इस बार वो सोच रहा था कि इसको वो सिक्योर कर लेगा क्योंकि वो किसी भी तरीके से अब जल्दबाजी में हार नहीं सकता। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि वो दूसरा नाइट 160 टावर कॉइन का बोली लगाता है और इस बार का जो ग्रीन अनियन था वो उस नाइट को मिल जाता है। जिसके बाद वो दूसरी ग्रीन अनियन के लिए 170 टावर कॉइन का बोली लगाता है और इस बार भी वो जीत जाता है। दूसरी तरफ डोंगसिक गुस्से में आग बबूला होता है और वो 175 टावर कॉइन का बोली लगाता है, लेकिन उससे पहले ही वो नाइट 180 टावर कॉइन का बोली लगा देता है। दूसरी तरफ हम थियो को देखते हैं जो कि इस ग्रीन अनियन को बेचने में काफी ज्यादा मजे ले रहा था क्योंकि उसका तो मुनाफा ही हो रहा था और ऊपर से उसकी क्यूटनेस की फोटो ली जा रही थी।
दूसरी तरफ हम डोंगसिक को देखते हैं जो कि सदमे में अपने घुटनों के बल गिरा था और उसके हिस्से में बस 10 ग्रीन अनियन ही आए थे। दूसरे गिल्ड के मेंबर फोनिक्स गिल्ड को ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो डोंगसिक को भी तो इतना फिर करना नहीं आया। लगता है कि डोंगसिक के गिल्ड के मेंबर इतना कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते किसी भी चीज का। दूसरे गिल्ड के मेंबर डोंगसिक के गिल्ड और डोंगसिक को ऊपर काफी ज्यादा मजाक बनाते हैं और वो काफी ज्यादा नीचा दिखा के हंसते हैं। डोंगसिक के गिल्ड के मेंबर काफी ज्यादा उदास होते हैं और डोंगसिक से माफी मांगते हैं क्योंकि वो लोग अंधाधुंध चेरी टमाटर खरीदने में सारे कॉइन लगा दिए थे। डोंगसिक उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी इन 10 ग्रीन अनियन के ऊपर। अभी हमें काफी ज्यादा मौका मिलेगा, ये तो बस अभी शुरुआत है, तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वो लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर सोहा आती है और टीम लीडर डोंगसिक से कहती है कि थियो आपसे मिलना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंगसिक और थियो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। इनके बातचीत से हमें पता चलता है कि डोंगसिक थियो को बता रहा था कि सेजुन की जो मॉम डैड है यानी कि उसकी फैमिली वो हैंगडोंग में रहती है। थियो डोंगसिक से कहता है कि हैमडोंग कौन सी जगह पर है। डोंगसिक उसे बताता है कि हैमडोंग नहीं है, उसका नाम हनमडोंग है और वो जिस जगह पर है वो काफी ज्यादा सिक्योर और सेफ जगह है और वो लोग अच्छे से वहाँ पर रह सकते हैं। थियो अपने नोट पर लिख लेता है जिसके बाद डोंगसिक उसे बताता है कि जो हैमडोंग है वो काफी ज्यादा अच्छी और सिक्योर जगह है जहाँ की कोरियन की मोस्ट एसोसिएशन वहीं पर रहती है जो कि काफी ज्यादा टाइट जगह है और वहाँ पर कोई भी घुसपैठ यहाँ पर आ नहीं जा सकता। इसलिए थियो को और सेजुन को इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो थियो से कहता है कि अपनी फैमिली की चिंता छोड़ के जो अपना काम कर रहा है वो करे क्योंकि कोरिया की एसोसिएशन की और कोरिया की पूरी जगह को सेजुन की जरूरत है और उसके प्रोडक्ट की। थियो अपने बंडल से कुछ निकालने लगता है और वहाँ पर डोंगसिक से कहता है कि तुमने सेजुन की फैमिली को काफी ज्यादा मदद किया है इसलिए सेजुन चाहता है कि तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दे। वो डोंगसिक यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन ये तो उसका काम था, बस वो जो कि आराम से कर रहा था। जिसके बाद थियो अपने बंडल से 50 ग्रीन अनियन और 200 चेरी टमाटो निकाल के उसके सामने रख देता है और कहता है कि सेजुन ने कहा था कि ये तुम्हें दे दे गिफ्ट के तौर पर क्योंकि तुमने काफी ज्यादा सेजुन की फैमिली की मदद की है। अब 50 ग्रीन अनियन को देखकर डोंगसिक के मुंह खुले के खुले रह जाते क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसने इतना ज्यादा ग्रीन अनियन मिल जाएगा और वो भी फ्री में। इसके बाद थियो उसे और भी बताता है कि अगर उसे कोई भी और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो उसे बस सेजुन को बताना पड़ेगा यानी कि वो थियो को बताए और सेजुन उसे वो चीजें चेरी टमाटर की कीमत में आसानी से दे देगा। एज ए रिवॉर्ड वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा और वो डोंगसिक को कोई भी चीजें आसानी से देने के लिए तैयार है। लेकिन डोंगसिक को ये भी कहता है कि ये बात बस सीक्रेट है इन दोनों के बीच और कोई भी इस बात को ना जान पाए। डोंगसिक मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मेरे और सेजुन के बीच ये डील रहेगा और ये सीक्रेट रहेगा, लेकिन अब उसको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसे खरीदने के लिए काफी ज्यादा कॉइन की खर्चा करना पड़ेगा। आज जो हुआ वो कभी भी अब नहीं होने वाला। और अब यहाँ पर डोंगसिक को भी पता चल गया कि अब सेजुन की जो फैमिली है उसे अब टॉप सीक्रेट रखना पड़ेगा। इसके बाद थियो के दिमाग में कुछ आता है और वो डोंगसिक को कहता है कि आज वो एक सीक्रेट चीज को बेचने वाला है जो कि काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव है और वो आज के लिए बस सेल करने वाला है। तो क्या डोंगसिक उसे परचेज करने के लिए तैयार है। डोंगसिक यहाँ पर तो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या कौन सी सीक्रेट चीज की बात कर रहा है क्योंकि ग्रीन अनियन आज वो सीक्रेट चीज था जो कि उन लोगों ने खरीदा। इसके अलावा वो कौन सी सीक्रेट चीज है जो थियो उसे बेचने जा रहा था। इसलिए वो थियो से पूछता है कि कौन सी सीक्रेट चीज की बात कर रहा है वो। लेकिन यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ऑक्स को जो कि सेजुन के घर बनाने में काफी ज्यादा मदद कर रहे थे। अब सेजुन ने देख के काफी ज्यादा हैरान था, उसके मुंह खुले के खुले रह जाते क्योंकि कुछ ही दिन के काम की शुरुआत में सेजुन का घर लगभग आधा से ज्यादा बन चुका था। ग्रे रेबिट जो सेजुन के घर बना रहा था वो कहता है कि हाँ ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि इनकी जो मिंटोर है वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग करे तुम्हारे घर बनाने में, इसलिए घर बहुत ज्यादा फास्ट बन रहा है। लेकिन वो बताता है कि डिटेल्स पूरे होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। उनके जो सिबलिंग है इसके ऊपर काम तो कर रहे हैं लेकिन मस्ट भी अभी थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है। और वो सेजुन से कहता है कि हमें अब घर के बीच में जो कुछ चीज़ों को सामान फिट करना है उसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि चीज़ों को अच्छे से रखना और चीज़ों के अंदर क्या क्या बदलाव करना चाहिए वो हमें पता लगे। इसलिए हमें डिस्कशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो क्यों ना एक बार घर के अंदर जाके हमें देख ले कि कौन सी चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जिसके लिए सेजुन भी मान जाता है और घर के अंदर वो जाके देखने लगता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जायंट बियर आता है। वो थर्ड जनरेशन क्वीन हनी बी के साथ आता है और वो घर देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था।
दूसरी तरफ सेजुन ग्रे रेबिट से कहता है कि वो इस साइड में बेड लगाना नहीं चाहता क्योंकि इधर की साइड थोड़ी सी छोटी है। लेकिन तभी वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि कैंग उस छोटे से घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सारे लोग वो देख के हैरान हो जाते हैं और कैंग को मना करते हैं कि वो घर में इस अलाउ नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा है और ये घर काफी ज्यादा छोटा है। इसलिए अगर वो जबरदस्ती करेगा तो ये घर टूट भी सकता है। यहाँ पर कैंग उनसे पूछता है कि वो घर के अंदर क्यों नहीं जा सकता। सीजन उसे बताता है क्योंकि घर काफी ज्यादा छोटा है, ये ह्यूमंस घर है और तुम काफी ज्यादा बड़े हो इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है तो तुम यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते। अब कैंग जो कि दिखने में बड़ा तो है लेकिन उसका मन बच्चा जैसा ही है, वो सेजुन से पूछता है कि वो घर के अंदर क्यों नहीं जा सकता। क्या वो बेड बियर है और क्या वो उसके डैड के जैसा है जो कि कुछ भी चीजें तबाह कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं इरादा रखता इसलिए वो घर को नहीं तोड़ेगा। तो फिर क्यों वो अंदर नहीं जा सकता। उसका मन उदास हो जाता है और वो सेजुन से कहता है कि वो सच में वो बेड बियर नहीं है, वो अच्छा है। सेजुन से कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम अच्छे हो लेकिन तुम यहाँ पर नहीं जा सकते। वो उसे थर्ड जनरेशन क्वीन हनी बी के साथ बाहर लेके आता है और उसे कहता है कि तुम इसे हनी दे दो, तुम यहाँ पर हनी खा के बैठो, डैड अंदर जाएंगे और घर का थोड़ा सा और देखेंगे कि घर में कौन कौन सी चीज़ों की कमी है। तुम एक गुड बॉय हो इसलिए तुम एक गुड बॉय की तरह हनी यहाँ पर खाओ और यहाँ पर बैठे रहो, ठीक है। डैड की तुम्हारी प्रॉमिस है, तुम्हें डैड की बात माननी पड़ेगी। वो भी हाँ कह देता है और हनी लेके बैठ जाता है। वो सीधा ऑक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि ग्रीन अनियन बेड के लिए काफ़ी अच्छा है और इसे हम लोग बेड बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कैंग काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था और उसका मन रोने रोने टाइप का हो जाता है। वो कहता है कि वो भी घर के अंदर जाना चाहता है लेकिन डैड अंदर जाने नहीं दे रहे हैं और वो फिर जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि वो छोटा होना चाहता है क्योंकि अगर जब तक वो छोटा नहीं होगा वो घर के अंदर नहीं जा पाएगा और ना ही वो सेजुन यानी को अपने डैड के साथ रह पाएगा। और वो रोने लगता है और वो हनी की तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि वो भी अपने डैड के साथ सोना चाहता है। यहाँ पर क्वीन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है इसे रोता हुआ देखकर। वो उसे चुप कराने की काफी कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर कैन बिल्कुल भी नहीं चुप होता और रोने लगता है जिसके आंसू उस बोतल में यानी कि हनी के बोतल में गिर रही थी और कुछ आंसू उसके हाथ में गिर रहे थे जिससे उसका हाथ बहुत जोर जोर से चमकने लगता है, जिसे देखकर क्वीन हनी भी और बेबी बियर दोनों देख के हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सेजुन को देखते हैं जो कि ग्रे रेबिट के साथ डिस्कशन कर रहा था कि ये ग्रीन अनियन बेड के लिए काफ़ी है या फिर नहीं। यहाँ पर ग्रे रेबिट उसे बताता है कि ये अनियन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, अगर सेजुन इसके ऊपर सोएगा तो सेजुन की तो पीठ तो अकड़ के रह जाएगी, इसलिए वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बैड साबित होगा बेड के लिए। तभी हमें देखने को मिलता है कि सेजुन को किसी चीज़ की दूर से आवाज़ आती है। जैसे वो आगे मुड़ के देखने जाता है तभी उसके पेट की तरफ एक जाइंट बेबी बियर का बच्चा जोर से किक करता है जिससे सेजुन नीचे गिर जाता है और सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सेजुन सीधा ग्रीन अनियन के ढेर पे जाके नीचे गिरता है। सेजुन को थोड़ा सा चोट लगता है और कहता है कि ये कौन सी चीज था और ये था क्या। तभी हम देखते हैं कि सेजुन कोई गाल को लिक करता है और वो सेजुन को डैड करके बुलाता है। जब सेजुन की आंखें खोल दी उसे उसके सामने जाइंट बेबी बियर दिखता है जो कि काफी ज्यादा छोटा लग रहा था और बेबी बियर उसे डैड करके पुकारता है। सेजुन देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शौक में था। तभी जाइंट बेबी बियर उसे कहता है कि डैड देखो मैं तो छोटा हो गया। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है।